वनडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे लेटेस्ट एकदम फ्रेश पेपर नंबर 91 एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास का। टेस्ट शुरू करने के पहले कुछ नियम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आपको पता है हर क्वेश्चंस के बाद मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन के बाद मैं आपको दूंगा टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करना है। क्लियर है? अच्छा, आप इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे बच्चों के कमेंट को देख के आप अपना आंसर चेंज ना करें। हो सकता है आप 100% सही हो, दूसरे बच्चे गलत हो, राइट? तो सेल्फ एनालिसिस का सबसे बेस्ट तरीका, खुद का आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिए। मैं एनालिसिस करूंगा आप किस एरिया में वीक हैं, किस एरिया में स्ट्रांग हैं। ठीक बात? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी शुभ चिंतकों को मैं छोटी सी बात बता दूं, ये जो मार्क दिख रहा है दोस्तों, ये खेलने के टाइम पे लग गई बहुत भयंकर, लेकिन मेरे चोटिल होने से क्लास का रुकना इम्पॉसिबल है। आपका सीखना निरंतर शुरू रहेगा, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, बड़े बड़े देश में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। ये सब चीज 7 दिन 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन। चलिए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 91 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 to n2 where n1 and n2 are the principal quantum numbers of two states. Assume the Bohr model to be valid. The time period of electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible values of n1 and n2 will be. आपको मिलता है 45 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। आपको पता है जो वेलोसिटी है क्या वो प्रोपोर्शनल होती है z/n के, और जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल होता है n²/z के। तो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों n³ की। ध्यान रखना, आप डिराइव कर सकते हो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम 2πr/v इक्वल टू टाइम। तो आपको पता पड़ गया जो टाइम है t1/t2 कितना गिवन है दोस्तों? 8 टाइम्स गिवन है हमने, राइट? It means I can write n1/n2 का क्यूब, राइट? तो आपको दिख रहा होगा कि अगर टाइम को 8 टाइम्स रख दो 8, तो ये जाएगा n1/n2 to the power 1/3। क्या ये 2 हो गया? मतलब दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रेशियो 1:2 आना चाहिए। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 3 and double is 6. Next problem, question number 2. The ionization energy of 10 time ionized sodium atom will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी में। बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल भी टफ नहीं। चलिए बच्चों तो करते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 z² by n², राइट?
वो बोल रहे हैं कि 10 टाइम्स आयनाइज्ड, इसका मतलब Z11 होता है। अगर 10 टाइम्स आयनाइज कर दिया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, कितना बचा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। एक इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा? n इक्वल टू 1 में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं यहां पर -13.6, z कितना है? 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। सो मेरा आंसर आ गया बच्चों -13.6 इंटू 121। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A small block of mass capital M moves with velocity 5 meter per second towards another block of same mass placed at a distance 2 meter on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the ground is 0.25. The collision between the two blocks is elastic. The separation between the block when both of them comes to rest. दोनों बॉडी काय पे आ रही है बच्चों? रेस्ट पे आ रही है। आपको मिलता है 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है मतलब इस केस में रिटार्डेशन है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को रिटार्ड कर रही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं रिटार्डिंग फोर्स और रिटार्डेशन इक्वल्स टू म्यू इंटू एक्स म्यू इंटू जी। वाई? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल mg होगा तो mg बाय m। ठीक बात है, यह हो जाएगा म्यू इंटू जी। अब आप म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू गिवन है हमें 0.25, 0.25, जी की वैल्यू है 10, तो मेरा आंसर आ गया 2.5। दिस इज द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, बेसिकली नेगेटिव होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्लियर? अब क्या पूछ रहे हैं वो? देखो वो पूछ रहे हैं कितनी सेपरेशन पे, राइट, व्हेन द बोथ ऑफ देम कम्स टू रेस्ट। अब क्या होगा? दोनों बॉडी रेस्ट हो जाएगी। मैं रिलेटिव निकाल लेता हूं, दोनों का क्या निकाल लेता हूं बच्चों? रिलेटिव। आपको पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू s, राइट। बेसिकली ये इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे आप u स्क्वायर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फाइनली बॉडी काय पे जाती है? रेस्ट पे आती है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इनिशियल स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। सो अब डिस्टेंस देख सकते हैं आप, कितना होगा ये? u स्क्वायर, u कितनी है? इनिशियल स्पीड इज 5, सो इट इज 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into a कितना है? 5 by 2। सो हियर यू आर गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट टू बी 5 मीटर। कितना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट नेट कितना है? 5 मीटर का। लेकिन उनने पूछा हमसे कि सेपरेशन पूछा है। क्या पूछा? इनिशियल सेपरेशन। अब देखो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों का रिलेटिव वो 5 मीटर हुआ, और पहले बॉडी कितने डिस्प्लेसमेंट पे थी? ऑलरेडी पहले 2 मीटर पे थी शायद, हाँ गिवन है। दे आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इसका मतलब जो नेट होगा वो होगा मेरा आंसर 5 minus 2, 3 मीटर द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4। Two identical sphere P and Q lie on a smooth horizontal circular groove at opposite ends of a diameter. P is projected along the groove and time of end at the end of time t1 impinges on Q. If E is the coefficient of restitution, the second impact will occur after shortest time of। आपको मिलता है 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए।
तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें गिवन है दो बॉल है जिनका सेम मास है, वो मूव कर रही है ऐसे, ये मान लो मूव करिए अलोंग द ग्रुप, राइट। अगर ये मूव करिए अलोंग द ग्रुप, यहां पे आने के बाद इसमें टक्कर होगी टी टाइम, राइट। चलिए अगर ये v स्पीड से मूव की, u स्पीड से मूव की, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा दूं। डिस्टेंस कितना है, सिर्फ सेमी सर्कल पाई आर बाई टी, तो मैंने टाइम कितना आ गया बच्चों, पाई आर बाई यू। क्लियर। चलिए अब क्या होगा, जैसे ही कोलिजन होगा, अब ये बॉडी इधर मूव करने लग जाएगी ऐसे सर्कुलर पाथ में, और ये वाली बॉडी जो सेकंड बॉडी होगी वो मैं मान रहा हूं कि ये भी इधर ही मूव कर रही है सम v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपको पता है कोलिजन के बाद यूजुअली ऐसे ही मानते हैं हम, अगर बॉडी u1 है u2 है तो दोनों बॉडीज को v1 v2 से मान लेते हैं। मान लो, अज्यूम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। अगर नेगेटिव आ गया आंसर, इसका मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, u1 u2 v1 v2 सेम डायरेक्शन में कोलिजन के बाद, ठीक, ओके। नाउ अब क्या हुआ, दोनों बॉडी मूव करने लगी। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी दो पार्टिकल मूव करने लग जाएं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं सिंपल प्रॉब्लम को बनाने के लिए। तो यहां पर इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, क्या वो v2 माइनस v1 होगी, कॉमन सेंस, v2 माइनस v1 होगी। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखो, मतलब अगर मैं एक बॉडी को रेस्ट मानूं, दूसरी बॉडी की रिलेटिव स्पीड कितनी मिलेगी, v2 माइनस v1, राइट। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर मैंने एक को रेस्ट में मान लिया तो दूसरी को पूरा सर्कल घूम के यहां आना पड़ेगा, मतलब 2 पाई r डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1, दिस विल गिव यू टाइम ऑफ सेकंड कोलिजन, टाइम ऑफ सेकंड कोलिजन, राइट। ये मेरा आंसर है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, अब मुझे v2 माइनस v1 की वैल्यू निकालना है। आपको पता है जब भी कोलिजन होता है तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है हमारे पास, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिव्स यू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये याद है आपको। अब देखो इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली सेकेंड वाली बॉडी रेस्ट पे थी, मतलब इसको अगर मैं u2 बोलूं तो ये u2 0 था, जो u1 था वो u था, राइट, तो ये तो हो गया 0। इसका मतलब v2 माइनस v1 की वैल्यू को मैं क्या डायरेक्ट e टाइम्स u रख दूं, e टाइम्स u रख देता हूं। देखा बच्चों, आंसर आ गया डायरेक्ट, v2 माइनस v1 की जगह मैं e इंटू u रख रहा हूं, ये जगह 2 पाई r डिवाइडेड बाय e इंटू u। u की जगह क्या रख दिया मैंने, u की जगह क्या मैं रख दूं, पाई r बाई t, फर्स्ट एक्सप्रेशन से, बस आंसर आ गया, खत्म। ये जगह 2 पाई r डिवाइडेड बाय e इंटू u पाई r बाई t, पाई r ने पाई r को मार दिया, मेरा आंसर हो गया 2t बाई e। दिस इज द टाइम फॉर सेकेंड कोलिजन। क्या ये चीज क्लियर है आपको, जब भी दो पार्टिकल मूव करे रिलेटिव स्पीड लेवल, खेल खत्म। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5। A stone of mass 1 kg is tied at the end of a string of length 1 meter. It is whirled in a vertical circle at a constant speed of 4 meter per second. The tension in the string is 6 Newton when the stone is at. वो पूछ रहे हैं स्टोन की पोजीशन क्या होगी। बच्चों आपको एक चीज पता है कि अगर मैं किसी स्टोन को ऐसे घुमाता हूं तो यहां से एंगल अगर मैंने थीटा मान लिया तो जो एक्सप्रेशन होता है कि mv² बाय r, यहां पे लगता है mg cos थीटा फोर्स, यहां पे लगता है टेंशन, सो क्या t माइनस mg cos थीटा होता है,
करेक्ट। इट मींस v स्पीड गिवन है हमें, स्पीड कितनी है, टेंशन फोर्स 6 न्यूटन है, तो हो जाएगा 4 दैट इज m इंटू वी स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू 6 माइनस m इंटू जी इंटू कॉस थीटा। m इंटू जी की वैल्यू डाल दी मैंने 10 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से देखो आप 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 10, 10 डिवाइडेड बाय माइनस 10 क्या माइनस वन इक्वल टू कॉस थीटा। आपका थीटा कितना आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये यहां पहुंच जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। थीटा कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। A magnet of dipole moment 2 ampere meter square is deflected through 30 degree from the magnetic meridian. The required deflecting torque will be। शुरू हो जाएगी आसान प्रॉब्लम, 30 सेकेंड्स का समय आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। हमें m थीटा b दे रखा है, हमसे टॉर्क पूछ रहे, बेहद आसान, बिल्कुल टफ नहीं। ये हो जाएगा m b sin थीटा, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, m वैल्यूज 2 b इंटू साइन 30 इज 1/2, ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया b के बराबर, दैट इज 0.4 इंटू 10 टू पावर -4। राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A meter bridge is used to determine the resistance of an unknown wire by measuring the balance point length L. If the wire is replaced by another wire of same material but double the length and half the thickness, the balancing point is expected to be। आसान सवाल, कोई टफ नहीं, आपको मिलते हैं 45 सेकेंड्स, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है जो बैलेंसिंग पॉइंट होती है क्या वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, r1/r2 इक्वल्स टू l1/l2, ये चीज क्लियर है। राइट। बेसिकली वो लेंथ के प्रोपोर्शनल इसलिए होता है क्योंकि अपन लेते हैं रो l/a, ये रेजिस्टेंस होता है वायर का। राइट। नाउ हियर r इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्या रो l/a होगा। राइट। लेंथ को कर दिया डबल और रेडियस को कर दिया हमने, क्या एरिया रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस को कर दिया हमने हाफ। राइट। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है क्या वो 8 टाइम्स कर दिया है। रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 8 टाइम्स। अगर रेजिस्टेंस 8 टाइम्स हो गया है, इसका मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ही तो होती है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 8 टाइम्स। Got it? Next problem. Question number 8. All the edges of a block with parallel faces are unequal. If largest side is twice its shortest, the ratio of the maximum and minimum resistance between parallel faces will be। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, आसान प्रॉब्लम, शुरू हो जाइए।
अब देखते हैं सोल्यूशन। हमें पता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाय A, वो R रो क्या है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की, L क्या है, बेसिकली दिस इज द लेंथ इन विच करंट इज फ्लोइंग, length along the direction of current. Important point, length along the direction of current. Please note, please note, please note, very very important. इसका मतलब अगर मैं इसका रेजिस्टिविटी रो दे दूं तो इसके 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस पॉसिबल हैं। अगर करंट यहां से गई इस डायरेक्शन में तो मेरा आंसर हो जाएगा रो ए अपॉन बी सी। करंट अगर यहां से गई तो मेरा आंसर हो जाएगा रो इंटू बी अपॉन ए सी। और अगर करंट ऐसे गई तो हो जाएगा रो इंटू सी डिवाइडेड बाई ए बी। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? अगर ये चीज क्लियर है तो पूरी जिंदगी आसान। ध्यान से देखो, मैंने मान ली स्मॉलेस्ट लेंथ एल और लार्जेस्ट लेंथ 2l, बीच की लेंथ कुछ भी मान लो, कुछ रैंडम मान लो, वाई पी मान लो, पी, ठीक है। अब देखो, सबसे छोटा अगर मुझे चाहिए क्या, रेजिस्टेंस मिनिमम, क्या मिनिमम, तो लेंथ छोटी लेनी पड़ेगी मेरे को, बिकॉज लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, एरिया क्या होगा, दिस इंटू दिस, पी इंटू 2l। क्या चीज क्लियर है? और अगर मैक्सिमम चाहिए आर मैक्स, तो क्या मैक्सिमम लेंथ लेनी पड़ेगी, आर दैट इज रो इंटू 2l डिवाइडेड बाय पी इंटू एल। क्या चीज क्लियर है आपको? बस अब वो शायद रेशियो पूछ रहे हैं। अगर वो मैक्सिमम टू मिनिमम में, मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग द मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब रो, ध्यान से देखना, एल एल तो कैंसिल हो गया, वो पूछ रहे हैं 2l 2 रो बाय एल 2 रो बाय पी, एल एल कैंसिल हुआ, राइट, 2 रो बाय पी डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना बचा, रो बाय 2p। मेरा आंसर आ गया 4। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if we and you are electric potential and energy density respectively at a distance r from a positive point charge, then which of the following graph is correct? आसान प्रॉब्लम में देता हूं आपको 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। चलिए दोस्तों, हमें पता है जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। उन्होंने क्या गिवन है, एक पॉइंट चार्ज है Q और वहां से r डिस्टेंस दूरी पे, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आपको पता है यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, KQ बाय r स्क्वायर, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या, KQ बाय R होता है, राइट। चार्ज और K तो कांस्टेंट है, क्या मैं ऐसा लिख दूं, E is inversely proportional to R square and V is inversely proportional to R, right? Here I can write that E is directly proportional to V square. दोनों को, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, अगर स्क्वायर कर दिया तो ये 1/r स्क्वायर 1/e स्क्वायर, राइट, 1/r स्क्वायर इक्वल टू v हो गया। तो E प्रोपोर्शनल किसके आ गया, v स्क्वायर के आ गया, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां पुट करूं तो क्या ये हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या मैं e स्क्वायर का प्रोपोर्शनल सम कांस्टेंट इंटू v स्क्वायर लिख दूं, राइट। स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, v टू द पावर 4, मतलब ये आ गया प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 4। आपको दिख रहा होगा u एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 4। क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? माय करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेट लाइन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट
Question number 10. The minimum value of effective capacitance that can be obtained by combining three capacitors of 1, 2 and 4 picofarad is. आसान प्रॉब्लम, 45 सेकेंड्स का समय शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जब भी मैं कैपेसिटेंस को सीरीज में ऐड करता हूं, क्या उनका इफेक्टिव मिनिमम से भी मिनिमम होता है, छोटे से भी छोटा होता है, छोटे से भी छोटा होता है। इसका मतलब इन सबको सीरीज में ऐड कर दो। आपको पता है सी इफेक्टिव सीरीज का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो 1 + 1/2 + 1/4, राइट। जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सी इफेक्टिव = 4/7। आपको दिख रहा होगा कि छोटे से भी छोटा आ गया, मतलब 1 सबसे छोटा है, उससे भी छोटा मेरा आ जाता है जब मैं इन सबको सीरीज में डाल दूंगा। तो माय करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A coil of wire of radius r has 600 turns and self-inductance of 108 millihenry. The self-inductance of the coil with the same radius and 500 turns will be. दोस्तों शुरू हो जाइए, आपको देता हूं मैं पूरे 45 सेकंड्स का समय तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन 11। हमें गिवन है कॉइल जिसका रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स में मान लेता हूं कैपिटल N। आपको पता है जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0πn²r/2, राइट। इसका मतलब सीधा सीधा आपको दिख गया दैट L इज प्रोपोर्शनल टू n²। दोस्तों बस आप रेशियो ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा L1/L2 = N1/N2 द होल स्क्वायर। डन, राइट। So the correct option will be option number B. चलिए अब करते हैं अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12. A low loss transformer has 230 volt applied to the primary and gives 4.6 volt in the secondary. The secondary is connected to a load which draws 5 ampere of current. The current in the primary will be. आसान प्रॉब्लम, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स। शुरू हो जाइए बच्चों। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है ट्रांसफॉर्मर में पावर कांस्टेंट होता है बच्चों, हमेशा याद रखना पावर कांस्टेंट होता है। एक बात और ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर नेवर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, एसी पे ही चलता है, राइट। सो हियर यू नो दैट द पावर V इज इनटू I, पावर V इनटू I। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो यहाँ पे प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी
equals to current secondary upon primary is directly proportional to n primary upon n secondary where n is the number of turns. बस बच्चों आपको लेना है रेशियो, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, देन द हाइट h एट व्हिच द वैल्यू ऑफ g बिकम्स 1/4। आपको मिलता है 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों, जो जी डैश होता है, जी का वेरिएशन दो तरीके से देखते हैं, व्हेन द हाइट इज लार्ज एंड व्हेन द हाइट इज स्मॉल। तो आपको दिख रहा है यहां पर कि जी की वैल्यू g/4 हो गई, मतलब सिग्निफिकेंट अच्छा खासा चेंज आया। तो बच्चों हमेशा याद रखना, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा g 1 + h/r द होल स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब g में वेरिएशन बहुत 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 कम होता है तब, ठीक है। तो यहां बोल रहे हैं g की वैल्यू कितनी हो गई? g/4 इक्वल्स टू 1 + h/r द होल स्क्वायर। क्या 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दूं? अब आपको पता है न्यूमरेटर सेम है, तो क्या डिनोमिनेटर भी सेम होंगे? इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 1 + h/r की वैल्यू आ गई 2, तो h इक्वल्स टू r आ गया। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 14। द डेप्थ d at which the acceleration due to gravity become 1/n times the value at the earth surface। आपको मिलता है पूरा 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमें पता है वो पूछ रहे हैं कितनी डेप्थ पे। दोस्तों डेप्थ का तो एक ही फॉर्मूला है, g डैश इक्वल्स टू g 1 - d/r। ये बच्चों डेप्थ होती है कहां से? सरफेस से, सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी डेप्थ नीचे है अर्थ के अंदर, ठीक है। चलिए अब वो बोल रहे हैं g की वैल्यू कितना होना चाहिए? g/n। तो मैं g की वैल्यू डाल देता हूं, ये हो जाएगा g/n इक्वल्स टू g 1 - d/r। g ने g को मार दिया, ये बचा d/r इक्वल्स टू 1 - 1/n। इसको इधर लेके, इसको उधर लेके, तो हो जाएगा d इक्वल्स टू r 1 - एलसीएम ले लीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन has a maximum at 4753 angstrom. If the temperature of the sun is 6050 Kelvin, the temperature of a star for which this maximum is at 9506 angstrom। दोस्तों आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं, आपके लिए 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए।
तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जब लैम्डा और टेम्परेचर गिवन होता है तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के लैम्डा मैक्सिमम हमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मिलता है। सो लैम्डा मैक्स इनटू टी क्या कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू बी, राइट। इसका मतलब क्या मैं लैम्डा 1 t1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 t2 रख दूं। गिवन वैल्यूज क्या क्या है, गिवन वैल्यूज है 4753, टेम्परेचर कितना है 6050, लैम्डा 2 गिवन है 9506 इनटू टेम्परेचर। दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3025। आसान है, बस कैलकुलेशन है और ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए बच्चों अब करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन UPV फॉर अ आइडियल गैस is U equal to 2 plus 3 PV, the gas is। दोस्तों आपको मिलता है पूरा 1 मिनट का समय और मैं इतनी प्यारी मेथड बताऊंगा, आपको प्यार हो जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा बच्चों। और ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स में और दूसरे स्टूडेंट्स में। हम इसको आसान बना देंगे, बिल्कुल आसान बना देंगे, बेहद आसान बना देंगे। चलिए आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू करिए। चलिए आइए बच्चों देखते हैं सोल्यूशन। हमें गिवन है u इक्वल्स टू 2 प्लस 3 पीवी। क्या मैं इसको लिख दूं ऐसा, u इक्वल्स टू 3 पीवी प्लस 2। अब मुझे ऐसे फील आ रही है कि क्यों ना ये इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह बनाया जाए। y इक्वल्स टू mx प्लस c। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। तो आपको पता पड़ जाएगा u क्या है, यहां पर मैंने u बना दिया और यहां पर मैंने pv बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, pv बना दिया। तो आपको जैसे ही दिखेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, क्या इस लाइन का स्लोप आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव, ऐसा स्लोप, और ये इंटरसेप्ट है, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, बेसिकली इसका जो स्लोप निकाला, आसान 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 आसान, बुद्धि चकरा जाएगी आपकी, इतना प्यारा सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरी मेथड। ये जो स्लोप है, क्या स्लोप 3 है, बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे पता है y बाय एक्स क्या स्लोप देता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 3 इक्वल्स टू y बाय एक्स, y बाय एक्स इक्वल टू 3। अच्छा, मतलब u क्या होता है, f बाय 2 इंटू nr डेल्टा टी, f बाय 2 nr डेल्टा टी डिवाइडेड बाय pv। क्या pv इक्वल टू nrt होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई मेरी 6। आपको पता है मोनोएटॉमिक की डिग्री होती 3, डायटॉमिक की डिग्री होती 5 और 6 आ गई। इसका मतलब ना तो ये मोनोएटॉमिक है ना ये डायटॉमिक है। और अगर वो आपसे गामा पूछ ले तो गामा की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 बाय एफ, 1 प्लस 2 बाय एफ। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय एफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3, दैट इज 4 बाय 3। हमने मामा भी निकाल दिया। ये लो बेटा मजे करो, गामा ना तो 5 बाय 3 है ना 7 बाय 5 है। इसका मतलब ना तो ये डायटॉमिक है ना मोनोएटॉमिक है। दोस्तों यूनिक मेथड, बिल्कुल बढ़िया। आई होप आपको समझ में आई हो। दोस्तों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना अगर आपको मेहनत और मेथड दोनों पसंद आई हो तो। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The pressure P, volume V, temperature T of a gas in a jar A and the other gas in the jar B at pressure 2P, volume V by 4, temperature 2T, then the ratio of number of molecules in jar A to jar B will be। दोस्तों आपको मिलता है 30 सेकेंड का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। आसान सवाल।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी। क्या एन होगा, एन क्या है, मोल्स, राइट। क्या में मोल्स, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, इसका मतलब जो रेशियो मोल्स का आएगा वही रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आएगा। मुझे P1 V1 बाय T1 डिवाइडेड बाय P2 V2 बाय T2 का रेशियो निकाल दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा N1 बाय N2। आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं, आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, a rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of its side of the loop and is in the plane of the loop. If the steady current I is established in the wire as shown in the figure, the loop will। दोस्तों आसान सवाल, 30 सेकंड शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देता हूं मैं इसका सोल्यूशन। आपको पता है कि अगर वायर में करंट इधर है आई और ये लूप में करंट है इधर आई, ठीक, तो आपको एक चीज पता पड़ेगी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, करेक्ट। अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, स्मॉल आई मान लीजिए, राइट, स्मॉल आई मान लीजिए। अब देखिए आपको पता है अगर दो पैरेलल वायर हो और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो क्या वो अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब ये अट्रैक्ट करोगी, फोर्स कितना लगता है, BIL। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है बच्चों, ध्यान रखना। यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या रिपेल करेंगे, लेकिन फोर्स छोटा होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, राइट। और यहां पर भी फोर्स लगेगा बच्चों, ये फोर्स हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि ये फोर्स वेरिएबल मैग्नीट्यूड का लगेगा। कैसे लगेगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड का, ऐसे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एल क्रॉस बी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते होंगे वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता है बच्चों, तो ये दोनों फोर्स को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये इधर ज्यादा और ये इधर कम, तो जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो लूप जाएगा टुवर्ड्स द वायर। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ मैग्नेटिक नीडल lying parallel to the magnetic field requires W unit of work when it is turned through an angle of 60 degree. The torque required to maintain this needle with this position will be। चलिए आपको देता हूं 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों। अब करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। हमको पता है बच्चों जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन होता है mb cos थीटा, राइट। बेसिकली वो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है, लेकिन यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं तो माइनस mb cos थीटा होगा, राइट। अब उनने पूछा क्या है, उनने हमसे पूछा है कि एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो ये जाएगा mb इंटू cos 60, राइट। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, मतलब वर्क डन कितना आ गया मेरा mb/2। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, मतलब m इंटू b इंटू साइन 60, तो टॉर्क क्या है √3/2 mb। आपको पता है जो mb है mb/2 क्या w के बराबर है, तो mb/2 ये देखो ध्यान से, क्या इसको w रख दूं तो जाएगा √3
into W, this will give me torque. Got it? चलिए, next problem. A body covers 2/5 of the total distance with speed v1 and 3/5 with speed v2. Thus average speed of the body will be. आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं, सिंपल फॉर्मूला, 1 मिनट का समय शुरू हो जाइए। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। उन्हें गिवन है 2/5, मैंने टोटल डिस्टेंस डी मान ली, 2/5 कितने टाइम में कवर किया उन्होंने, v1 स्पीड से, टाइम गिवन नहीं है, और बाकी की डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर की। दोस्तों हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों डायरेक्ट होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, खत्म। तो सबसे पहले काम करो, टाइम निकाल। क्या, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव यू टाइम। ये हो जाएगा 2d/5v1, और कितना हो जाएगा t2, ये हो जाएगा, यहां देखें अपन सिर्फ इतने मोशन में, तो ये जाएगा 3d/5v2, राइट। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्या टोटल डिस्टेंस दी है, टोटल टाइम की t1 प्लस t2 है, मतलब हो जाएगा 2d/5v1 प्लस 3d/5v2। क्लियर, डी कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, डी कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल के कैंसिल होगा, राइट। तो यहां से आ जाएगा मेरा 5 ऊपर चला गया, ये बचा 2/v1 प्लस 3/v2। बच्चों एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ गया 5v1v2 डिवाइडेड बाय 3v1 प्लस 2v2। गॉट इट? चलिए, ए ऑप्शन 21st, फ्रॉम अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग a stone A is dropped and simultaneously another identical stone B is thrown horizontally with speed 5. Which of the following statement is true? आपको मिलता है 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। आपको पता है बच्चों, जो स्टोन है, एक को थ्रो किया है मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक को किया है ड्रॉप। आपको दिखेगा कि वाई डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन -g है, दोनों की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब अगर मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर लगाऊं वाई डायरेक्शन में, दोनों का टाइम सेम आएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिए। सिमिलरली आपको पता है, अगर दो बुलेट को शूट करूं मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब वो भी सेम टाइम में ग्राउंड पे हिट होती है, बस दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज 10 i cap plus 5 j cap. If it starts from rest at origin, what would be its position at time t equal to 5 seconds? दोस्तों आपका समय शुरू होता है 45 सेकेंड्स के लिए अब।
देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों, ध्यान से देखना, आसान है, बिल्कुल टफ नहीं। फोर्स गिवन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा 10i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है? 1/100 kg, राइट। तो मेरा एक्सेलरेशन हो गया 1000i कैप प्लस 500j कैप। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग द पोजीशन। क्या पूछ रहे हो? पोजीशन। मतलब मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो, वेक्टर फॉर्मेट में सबसे बेस्ट है। इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल पोजीशन 0। इसका मतलब जो फाइनल पोजीशन आएगी डायरेक्ट वो हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। कितने टाइम बाद? 5 सेकेंड बाद, मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू 25। टी स्क्वायर इज 25, राइट। तो आपको दिख जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू पुट करो, हाफ का मल्टीप्लाई करो, 25 का मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन एलिवेटर एंड इट्स लोड हैव अ टोटल मास ऑफ 800 kg. The elevator is originally moving downwards at a speed of 10 meter per second. It slows down to stop with constant acceleration in a distance of 25 meter. Find the tension in the supporting cable while the elevator is being brought to rest. अच्छा प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। बच्चे प्लस माइनस साइन की गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करना है। 45 सेकेंड का समय शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कुछ बच्चे ऐसे प्रॉब्लम में हो जाते हैं ट्रैप। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो टेंशन G प्लस ए लगता है, और एलिवेटर नीचे जा रहा है तो टेंशन G माइनस ए लगता है। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो, ध्यान से सुनना फिर क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो तब लगता है mg प्लस ए, और एक्सेलरेशन नीचे हो तब लगता है mg माइनस ए। डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। क्वेश्चन में क्या गिवन है? पार्टिकल जो बेसिकली लिफ्ट है, लिफ्ट की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है। लिफ्ट की वेलोसिटी कहां है बच्चों? डाउनवर्ड्स। वो नीचे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। वो बोल रहे हैं कि 25 मीटर की डिस्टेंस पर चलने के बाद, 25 मीटर चलने के बाद वो आ गया रेस्ट पे। उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों क्या हो गई? 0। अब आपको दिख रहा है कि अगर पार्टिकल की ऐसे चल रहा है और अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन का ऊपर लगेगा। क्या एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा और घटा सकता है? अगर घटा रहा है इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब आपको कॉमन सेंस बोलेगा आपका कि एक्सेलरेशन ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है। और बच्चों देखो ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो क्या G प्लस ए लगाते हैं? मेरा आंसर आ गया T इक्वल्स टू mg प्लस ए। m कितना है बच्चों? 800। G की वैल्यू आपको बचपन से पता है, प्लस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या v 0 है? मतलब u स्क्वायर क्या 100? सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डायरेक्शन की चिंता तो मैंने पहले ही कर ली है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 25, 25 दूना 50, 50 से कट गया 100, ये बचा मेरा 2। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पुट कर दीजिए, 10 और 2 12, 12 8 96, 9600 न्यूटन। ये मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट खुपाच। आपका ऑप्शन हो गया सी। तो बच्चों आज के लिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। NTA 91 पेपर का पार्ट 2 हम कल करेंगे इसी समय पर। दोस्तों आई होप आपको तरीका, मेथड और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई हो।
लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना, दूसरे बच्चों को बताना मत भूलना बच्चों। ज्ञान बांटने से बढ़ता है फैलाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। फिजिक्स के फंडे।